हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लाइट ईयर स्किल। मैं अनिश साहू आपका स्वागत करता हूं। तो जैसे कि हमने पिछले वीडियो में पार्ट 7 में हमने पढ़ा था बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स के बारे में। तो उसमें हमने टोटल अभी तक 15 पॉइंट डिस्कस किए थे, जो कि मैं पिछले वीडियो में आपको बता चुका हूं। अब ये समझिए, इस वीडियो को स्टार्ट करने के पहले मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। तो जैसा कि हम 15 पॉइंट पहले पढ़ चुके हैं, जो 15 पॉइंट्स थे वो मैं पिछले वीडियो में आपको बता चुका हूं। उसमें सारे के सारे हमारे बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स थे। अगर आपको वीडियो देखना होगा तो मैं इस वीडियो के एंड में लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से देख सकते हैं। और भी इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक्स डालूंगा, जिसमें बेसिक्स ऑफ पार्टनरशिप के बारे में भी उसमें डला हुआ है, जो कि 12th के स्टूडेंट्स भी उसको देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। आज का हमारा ये बेसिक अकाउंटिंग टर्म का ये एक लास्ट लेक्चर है। इसके बाद और बेसिक्स का कोई भी चैप्टर हमारे पास बाकी नहीं रहेगा। चलिए तो आज शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है 16 पॉइंट में डिस्काउंट। अब डिस्काउंट का मतलब क्या होता है? डिस्काउंट का मतलब होता है छूट। डिस्काउंट को एक लैंग्वेज में और एक चीज़ कहा जाता है, जो कि कभी कभी हमारे न्यूमेरिकल्स के क्वेश्चन में देखने के लिए मिलता है, जिसको हम बोलते हैं रिबेट। रिबेट मतलब बट्टा होता है, इसका मतलब भी एक प्रकार का छूट ही होता है। ठीक है, डिस्काउंट है, डिस्काउंट मिलता है, डिस्काउंट का मतलब भी हमें छूट ही कहा जाता है। रिबेट भी होता है, उसका मतलब भी छूट ही होता है। तो डिस्काउंट के अकाउंट्स के लैंग्वेज में दो टाइप्स होते हैं। एक टाइप होता है हमारा ट्रेड डिस्काउंट का, दूसरा होता है हमारा कैश डिस्काउंट का। ट्रेड डिस्काउंट जो है और कैश डिस्काउंट जो है, उन दोनों में डिफरेंस क्या है, आइए चलिए जानते हैं आज की वीडियो में। देखिए, डिस्काउंट जो है इसका मतलब छूट है, ये हम सभी जानते हैं। लेकिन जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं उस वक्त हमें दो टाइप के डिस्काउंट्स मिलते हैं। जब कोई भी सामान हम परचेस कर रहे हों तो हमें दो टाइप से डिस्काउंट मिलते हैं। एक को हम टीडी बोलते हैं, ट्रेड डिस्काउंट शॉर्ट लैंग्वेज में, और एक को हम सीडी बोलते हैं शॉर्टकट में। ठीक है, इसको टीडी को ट्रेड डिस्काउंट और सीडी को कैश डिस्काउंट कहा जाता है। अब ट्रेड डिस्काउंट का मतलब क्या होता है? जब भी कोई परचेजर परचेज करता है बल्क क्वांटिटी में, मान लीजिए 100 रुपये के जगह में वो 1000 रुपये का वही सामान परचेज कर रहा है, तो 100 रुपये का लेगा तो उसे सिर्फ उसको कोई डिस्काउंट नहीं मिलेगा। लेकिन सेलर ने उसको क्या कहा कि अगर आप तुम 1000 रुपये का ये सामान लोगे तो इस पर मैं तुमको 2% का ट्रेड डिस्काउंट दूंगा और 1% का कैश डिस्काउंट दूंगा। ठीक है, तो ट्रेड डिस्काउंट जो है वो हमारा कैश डिस्काउंट के पहले मिलता है। अब ये ट्रेड डिस्काउंट होता क्या है? तो ट्रेड डिस्काउंट वो है जब भी हम कोई भी चीज़ बल्क क्वांटिटी में उठा रहे हों, मान लीजिए कोई भी प्रोडक्ट हम बल्क क्वांटिटी में, हेवी क्वांटिटी में ले रहे हों, तो उस टाइम पे इसको हम ट्रेड डिस्काउंट कहते हैं। जो कि हमारा जो मेन वैल्यू होता है, जो हम प्रोडक्ट की मेन वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, उसमें से माइनस किया जाता है। उसके बाद सेलर को तुरंत पेमेंट चाहिए होता है, तो सेलर क्या करता है, वो बोल देता है कि आपको हम 1% का सीडी और देंगे, मतलब 1% का डिस्काउंट और मिलेगा अगर एट अ टाइम आप पूरा का पूरा पेमेंट हमें आप दे दें। तो उस केस में सीडी को वहाँ पे सेकेंड में अप्लाई किया जाता है। जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उस टाइम हम देखेंगे कि ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट को कैसे अप्लाई किया जाता है। चलिए, अब हमारा 17 पॉइंट है बुक वैल्यू। बुक वैल्यू का मतलब क्या होता है? वैल्यू का मतलब होता है उसका क्या महत्व हो सकता है वहाँ पे। अब बुक वैल्यू मतलब हो गया हमारा कि उस कॉपी में या उस पुस्तक में उसकी क्या वैल्यू है। ठीक है, तो बुक वैल्यू का मतलब ये है कि अमाउंट एट विच एन आइटम अपीयर्स इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। कहने का मतलब ये कि मान लीजिए हमने किसी चीज़ की वैल्यू अकाउंट्स के बुक्स ऑफ अकाउंट में पिछले साल या 2 महीना पहले, मान लीजिए हमने किसी चीज़ की वैल्यू 200 रुपये लिखी है या 2000 रुपये लिखा है हमने, तो उसे हम बुक वैल्यू कहेंगे। मान लीजिए अगर मार्केट में इसकी वैल्यू 2 महीने के बाद 2500 रुपये हो जाए या 2500 हो जाए, तो इसको बुक्स ऑफ अकाउंट में 2000 ही शो किया जाएगा, ना कि 2500 शो किया जाएगा। ठीक है, मतलब बुक वैल्यू वो होती है जिस पे हम सामान को परचेज किए होते हैं, या फिर बुक वैल्यू उसको हम कह सकते हैं जिस पे हमने एक बार लिख दिया, चाहे इसकी वैल्यू कम हो जाए या इसकी वैल्यू ज़्यादा हो जाए। ठीक है, बुक वैल्यू पे जो अपीयर होगा
वो हमारा परचेज के टाइम पे जो वैल्यू होता है किसी प्रोडक्ट का वही हम वहाँ पे शो करेंगे। भले मार्केट वैल्यू कम हो जाए, 2000 से घट के 1500 हो जाए या 2000 से बढ़ के 2500 हो जाए, हम उसको शो नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा बुक वैल्यू होता है। अब आ जाते हैं हम प्रोप्राइटर पे। प्रोप्राइटर कौन होता है? तो प्रोप्राइटर जो है वो हमारे बिजनेस के ऑनर को हम प्रोप्राइटर कहते हैं। किसी भी इंटरप्राइजेस में, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में या फिर किसी भी सोल प्रोप्राइटर से बिजनेस में जो प्रोप्राइटर होता है वही वहाँ का मालिक होता है। प्रोप्राइटर का मतलब ये है अकाउंटिंग के टर्म्स में कि प्रोप्राइटर को हम ऑनर कहते हैं। ठीक है, ऑनर जो होता है उसे हम अकाउंट्स में प्रोप्राइटर कहते हैं। अब हमारा ये 19 पॉइंट देख लेते हैं, एंटिटी क्या होता है। तो एंटिटी एक ऐसा प्लेस है जहाँ पे सारी की सारी इकोनॉमिक एक्टिविटी परफॉर्म की जाती है। कहने का मतलब ये कि एन इकोनॉमिक यूनिट विच परफॉर्म्स इकोनॉमिक एक्टिविटी, मतलब एक इकोनॉमिक यूनिट होगी जो कि हमारा इकोनॉमिक एक्टिविटी वहाँ पे परफॉर्म करेगी। अब इकोनॉमिक एक्टिविटी कहने का मतलब ये कि जिसकी मनी वैल्यू हो और वहाँ पे पैसे का लेन देन हो, चाहे वो ट्रांजैक्शन हो चाहे कोई भी दूसरा चीज़ हो, उसे हम एंटिटी कहेंगे। एंटिटी कहने का मतलब ये कि कोई दुकान भी हो सकता है, कोई ऑफिस भी हो सकती है, कोई ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकता है, जहाँ पर भी इकोनॉमिक एक्टिविटी हो, पैसे से जुड़ा कोई भी लेन देन हो, उसे हम इकोनॉमिक यूनिट कहेंगे। और वहाँ पे जो लेन देन होगा उसे हम इकोनॉमिक एक्टिविटी कहेंगे। और इस कॉम्बिनेशन से वो क्या बनेगा, हमारा एंटिटी बन जाएगा। अब आ जाते हैं हम डेप्रिसिएशन पे। डेप्रिसिएशन का सीधा सा मतलब होता है डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स। डेप्रिसिएशन का मतलब ये होता है कि किसी भी एसेट्स पे, जैसे कि हमारे पास फॉर एग्जांपल कार है, इस पे हर साल कुछ ना कुछ डेप्रिसिएशन लगता है। हर साल 10% के हिसाब से कोई ना कोई कंपनी अपने कार के ऊपर में या अपने व्हीकल के ऊपर में डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं, जिससे वो अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में ये शो करते हैं कि हमारे कार की वैल्यू कितनी बची है। ठीक है, तो डेप्रिसिएशन मतलब ये कि हर साल एक इंसान, मतलब कि बिजनेस का जो भी व्हीकल है या जो भी प्रॉपर्टी या जो भी एसेट्स है जो यूज़ करने के कारण जिसकी वैल्यू कम घटती जा रही है, उस पर हर साल हम डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। इसका मतलब ये होता है कि डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स। हर साल हम हमारे कोई भी एसेट्स पे कुछ ना कुछ वैल्यू को डिक्रीज करते जाएंगे, चाहे वो मोटरसाइकिल हो, कार हो, या फिर हमारा कंप्यूटर हो, या कोई भी मशीनरी हो, इससे रिलेटेड कोई भी ऐसा इक्विपमेंट जो कि समय के साथ साथ ख़राब होता जाता है, ऐसे चीज़ों पे हम डेप्रिसिएशन लगाते हैं। डेप्रिसिएशन लगाने का एक वजह और होता है, अगर मान लीजिए किसी चीज़ में हमारा टेक्नोलॉजी चेंज हो गया, उस वक्त भी हमारा डेप्रिसिएशन लगता है। ठीक है, जब हम डेप्रिसिएशन के चैप्टर में जाएंगे तो इसको डीपली समझेंगे डेप्रिसिएशन क्या होता है। फिलहाल हम यही जानेंगे डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स ही हमारा डेप्रिसिएशन होता है। मतलब संपत्ति की वैल्यू जो होती है जब कम हो जाए तो उसे हम डेप्रिसिएशन कहते हैं। इसके बाद हमारा 21 पॉइंट है ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कहने का मतलब ये कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड किसी भी आइटम को हम तब कहेंगे जिस पे डायरेक्ट कॉस्ट हमारा जुड़े। मतलब हम कोई भी सामान खरीद के लाएंगे तो उस पर कार्टेज लगेगा, कैरियर चार्जेस लगेंगे, उसको लाने के लिए भाड़ा लगेगा, किराया लगेगा, जो भी दुनिया भर के कैरियज वेजेस जो भी लगेंगे उसको लाने में, उन सब को जोड़ने के बाद जो कॉस्ट ऑफ गुड आएगा वो हमारा डायरेक्ट कॉस्ट होगा। मतलब एक प्रोडक्ट को लाने से बेचने तक जो भी खर्च होता है उसे हम डायरेक्ट कॉस्ट कहते हैं। बेचने के बाद बेचने के बाद जो प्रॉफिट होता है उस पर हम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को माइनस करते हैं। बट डायरेक्ट कॉस्ट यही कहा जाता है कि हम प्रोडक्ट को परचेज करके लाएं, उसके साथ जो भी हमारा कैरियर चार्जेस हो गया या जो भी हमारा वेजेस हो गया किसी भी लेबर के थ्रू लाने का उसका, वो हम इस पे जोड़ के डायरेक्ट कॉस्ट पे बेचते हैं। इसके बाद डायरेक्ट कॉस्ट में फिर प्रॉफिट ऐड करके बेचते हैं। अब हमारा आ जाता है बैड डेप्थ। बैड डेप्थ का मतलब क्या होता है? तो बैड डेप्थ का मतलब ये होता है कि हमारा पैसा डूब गया। ठीक है, अकाउंट्स के लैंग्वेज में जैसे हर बिजनेस में क्या होता है, हर बिजनेस वाले कुछ ना कुछ उधार दिए होते हैं या सामान को बेचे रहते हैं, तो कभी कभी क्या होता है उनका पैसा रिकवर नहीं हो पाता है, वो पैसा डूब जाता है। मान लीजिए किसी दुकान वाले ने
ए को कोई सामान 200 रुपये का दिया उधार में, और ए जो है शायद तक मर गया, उस केस में ये बैड डेप्थ हो जाएगा कि अब वो मर गया तो पैसा मिलेगा नहीं, पैसा डूब गया। या तो इसके पास बिल्कुल भी देने के लिए पैसा नहीं है, वो पूरा का पूरा इनसॉल्वेंट है, उस केस में भी ये वो अमाउंट हमारा बैड डेप्थ कहलाएगा, वो इंसान नहीं। जो अमाउंट है वो उतना का अमाउंट हमारा बैड डेप्थ हो जाएगा। बैड डेप्थ कहने का मतलब ये पैसा रिकवर नहीं हो पाया, इरिकवरेबल जो डेप्थ्स होते हैं, जो अमाउंट्स होते हैं, उसे हम बैड डेप्थ कहते हैं। इसके बाद हमारा 23rd पॉइंट है इनसॉल्वेंट। इनसॉल्वेंट का मतलब ये होता है कि मान लीजिए हमने किसी को उधार पे सामान दे रखा है, उससे हमको पैसा लेना है, एक स्थिति ऐसी आई, एक सिचुएशन ऐसा आया वहाँ पे कि वो जो पर्सन है वो उस सामान का पैसे चुकाने के लिए लाइबल नहीं है, मतलब वो उतना काबिल नहीं है कि वो उस पैसा को चुका पाए। मतलब इंसॉल्वेंट का मतलब ही यही है कि नॉट इन द पोजीशन टू पे इट्स डेप्थ। जो पर्सन है वो उस पैसे को चुकाने के लिए उतना काबिल नहीं है, या उस पोजीशन पे वो नहीं है कि वो इस पैसे को चुका पाए। ठीक है। इसके बाद हो जाता है सॉल्वेंट। सॉल्वेंट का मतलब क्या होता है? देखिए, सॉल्वेंट का मतलब होता है इन अ पोजीशन टू पे इट्स डेप्थ। इनसॉल्वेंट का जस्ट अपोजिट होता है सॉल्वेंट। सॉल्वेंट का मतलब होता है इन ए पोजीशन टू पे इट्स डेप्थ, मतलब वो पर्सन वो सारे के सारे डेप्थ पे करने के पोजीशन में है, मतलब जितना भी वो कर्ज ले रखा है मार्केट से या जितना भी उसका उधार है वो उसके चुकाने के पोजीशन में है। उस कंडीशन में उस बंदे को हम सॉल्वेंट कहेंगे, और इनसॉल्वेंट उस कंडीशन में कहेंगे जब वो बंदा पूरा तरीके से कंगाल हो चुका है, उसके पास बिल्कुल भी देने के लिए 1 रुपया नहीं है, उस केस में उसको हम इंसॉल्वेंट कहेंगे। बैड डेप्थ, इंसॉल्वेंट और सॉल्वेंट ये तीनों एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होते हैं, क्योंकि इंसॉल्वेंट एक पर्सन होता है, सॉल्वेंट एक पर्सन होता है, बैड डेप्थ सिर्फ अमाउंट होता है। ठीक है, बैड डेप्थ कोई पर्सन नहीं होता है। बैड डेप्थ, डेप्थ कहने का मतलब ये कि जो पैसा हमारा डूब रहा है। ठीक है, तो आज के हमारे इस वीडियो में हमने वो सारा चीज़ डिस्कस किया जिससे हमारे बेसिक अकाउंट्स को हम सॉल्व कर सकते हैं। मतलब ये जो हमारा टॉपिक था, इस पे हमने उन सारे टॉपिक्स को कवर किया, और बेसिक्स अकाउंटिंग टर्म्स के जितने भी पॉइंट्स थे जो कि इसमें आ सकते थे, मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करके इस पे मैंने आपको बताने का कोशिश किया है। अगर आप इतने सारे टॉपिक्स को अगर आप देख लें, जान लें, समझ लें, तो आपको बेसिक अकाउंटिंग्स के टर्म्स में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अगर आपको कोई क्वेश्चंस हैं तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं वहाँ पे आपको आंसर ज़रूर करूँगा। और जितने भी यहाँ पे मैंने आपको टर्म्स बताए हैं, ये टर्म्स आपके क्वेश्चन से रिलेटेड हैं। इन सारे क्वेश्चंस को वहाँ पे पूछा जाता है। जब हम न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे, उस केस में ये सारे के सारे टॉपिक्स वहाँ पे हमारे होंगे। तो आज के हमारे वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अब नेक्स्ट चैप्टर पे नए टॉपिक्स के साथ, और वहाँ पे होगा हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर, और बहुत ही अच्छे वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड हैव अ गुड डे।